सोचिए, अगर दुनिया कभी सिर्फ एक गलत फैसले से परमाणु तबाही के किनारे पर खड़ी हो जाए तो? अगर दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरी को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर लें। दुनिया ने ये दौर देखा था, एक ऐसा दौर जिसमें बंदूकें कम चलीं, पर उंगलियां न्यूक्लियर बटन पर हमेशा टिकी रहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं था, ये लड़ाई थी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की, नासा और यूएसएसआर के अंतरिक्ष दौड़ की, जासूसों, मिसाइलों, गुप्त दस्तावेजों और मनोवैज्ञानिक युद्ध की। कैसे क्यूबा की धरती पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से कुछ सेकंड दूर रह गई। ये कहानी है एक सुपर पावर के बिखरने की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोल्ड वॉर वाकई खत्म हुई या उसका साया आज भी नेटो परमाणु हथियारों की दौड़ और रूस यूएस तनाव में जिंदा है? शुरू करते हैं सरल इतिहास के साथ। मानव इतिहास की सबसे ठंडी पर सबसे खतरनाक जंग, कोल्ड वॉर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर का पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसे आम भाषा में सोवियत संघ भी कहा जाता है। साल 1945। दुनिया जैसे थक चुकी थी। 6 साल तक चले द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे मानव इतिहास को हिला दिया था। यूरोप मलबे में बदल चुका था, शहर टूटे पड़े थे, घर उजड़ चुके थे। लोग भूख, डर और निराशा के बीच नई जिंदगी खोजने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। यही वो समय था जब दो नई शक्तियां दुनिया के सामने उभर रही थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। दो महाशक्तियां, दो विचारधाराएं और दो रास्ते, जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाले थे। यूरोप सबसे ज्यादा बर्बाद था। लंदन, वारसो, बर्लिन, स्टालिनग्राद, ये शहर कभी सभ्यता की धड़कन थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर थे। रेलवे लाइनें टूटी पड़ी थीं, कारखाने जल चुके थे, खेत वीरान हो चुके थे, लाखों लोग बेघर थे। यूरोप, जो कभी दुनिया का केंद्र कहा जाता था, अब दूसरों पर निर्भर हो चुका था। इस तबाही ने एक सच्चाई उजागर कर दी। पुरानी साम्राज्यवादी ताकतें खत्म हो चुकी थीं, अब नई ताकतें जन्म ले रही थीं। इसी बीच अमेरिका सबसे मजबूत रूप में सामने आया। युद्ध उसके देश में नहीं लड़ा गया था, उसके शहर सुरक्षित थे, उसकी अर्थव्यवस्था चमक रही थी और उसके कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। अमेरिका के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इतना ही नहीं, अमेरिका वो देश था जिसने पहला परमाणु बम बनाया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 बमों ने दुनिया को संदेश दे दिया था, अमेरिका अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे चुनौती देना आसान नहीं। लेकिन इसी समय दूसरी तरफ सोवियत संघ भी उठ रहा था। उसने युद्ध में सबसे ज्यादा बलिदान दिए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे, असंख्य शहर जल गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद यूएसएसआर युद्ध जीत चुका था। स्टालिनग्राद की लड़ाई के बाद नाजी सेना पीछे हटती गई और सोवियत सेनाएं बर्लिन तक पहुंच गईं। युद्ध खत्म होते होते यूएसएसआर पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर चुका था। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, कई देश सोवियत प्रभाव में आ चुके थे। उसकी सेना विशाल थी और उसके नेता स्टालिन शक्ति के शिखर पर थे। सोवियत संघ अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति बन चुका था। लेकिन असली टकराव अब शुरू होना था। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों शक्तियां थीं, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल उलट थी। अमेरिका मानता था कि दुनिया को लोकतंत्र चाहिए, खुला बाजार चाहिए, निजी व्यापार चाहिए और लोगों को आज़ादी चाहिए। ये विचारधारा थी, पूंजीवाद। दूसरी ओर यूएसएसआर कहता था कि पूंजीवाद शोषण पैदा करता है, असली बराबरी केवल साम्यवाद से संभव है, इसलिए सरकार को सारी संपत्ति, सारी इंडस्ट्री और हर फैसले का नियंत्रण रखना चाहिए। ये विचारधारा थी कम्युनिज्म। 2 विचार, 2 सपने और 2 सच। एक दुनिया को आज़ादी की ओर ले जाना चाहता था, दूसरा बराबरी की ओर। 1945 के सम्मेलन, मीटिंग्स और कूटनीतिक बातों ने इस तनाव को और गहरा कर दिया। अमेरिका को डर था कि यूएसएसआर अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए पूरे यूरोप को कम्युनिस्ट बना देगा। सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत से दुनिया पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे शक बढ़ता गया, विश्वास कम होता गया और फिर वही हुआ जो होना था। दुनिया 2 हिस्सों में बंटने लगी। अब हर देश को फैसला करना था कि वो किसके साथ होगा, अमेरिका या यूएसएसआर।
लोकतंत्र या साम्यवाद, पूंजीवाद या समाजवाद। ये तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को रोकना चाहती थीं, दोनों एक दूसरे की सोच को फैलने नहीं देना चाहती थीं। हथियारों का डर बढ़ने लगा, नए गठबंधन बनने लगे और दुनिया धीरे धीरे एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ रही थी। युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन अब एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसमें बंदूकें नहीं चलती थीं, लेकिन असर किसी असली युद्ध से कम नहीं था। ये था शीत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें दो महाशक्तियां एक दूसरे को हराने की कोशिश तो करती थीं, लेकिन सीधे लड़ाई से बचती थीं। ये दिमाग का युद्ध था, विचारधारा का युद्ध था, राजनीति, प्रचार, हथियारों और तकनीक का युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से दुनिया ने सांस तो ली, लेकिन उस सांस में शंका, डर और अनिश्चितता भरा हुआ था, और ये डर आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा तय करने वाला था। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये तनाव यूरोप से एशिया तक फैला, कैसे देशों को दो खेमों में बांट दिया गया, कैसे बर्लिन से लेकर कोरिया तक संघर्ष हुआ और कैसे ये ठंडा युद्ध कई बार दुनिया को गर्म युद्ध के बेहद करीब ले आया। साल 1946। युद्ध खत्म हुए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन दुनिया शांति महसूस नहीं कर रही थी। यूरोप के दिल में एक बेचैनी थी, एक डर था और एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। इसी माहौल में एक दिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अमेरिका पहुंचते हैं। मिसौरी के एक हॉल में हजारों लोग बैठे हैं। चर्चिल मंच पर आते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, यूरोप के नक्शे पर एक आयरन कर्टन गिर चुका है। ये शब्द सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। आयरन कर्टन यानी लौह पर्दा, एक ऐसी रेखा जो यूरोप को 2 हिस्सों में बांट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका का प्रभाव, दूसरी तरफ सोवियत संघ का नियंत्रण। ये कोई साधारण भाषण नहीं था, ये एक सच का ऐलान था, एक सच जिसे दुनिया स्वीकारने से डर रही थी। चर्चिल के शब्द मानो हवा में कांटों की तरह तैर रहे थे। इस लौह पर्दे के पीछे, वे कहते हैं, पूर्वी यूरोप के देश अब स्वतंत्र नहीं हैं। उनकी सरकारें, उनकी फौजें, उनकी जिंदगी सब सोवियत नियंत्रण में हैं। दर्शक उस वक्त ये नहीं समझ पाए थे, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इसी भाषण ने कोल्ड वॉर को नाम दिया। यहीं से ये साबित हो गया कि एक नया अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। अब कल्पना कीजिए यूरोप का नक्शा। एक तरफ चमकते शहर, पुनर्निर्माण, अमेरिकी मदद, लोकतंत्र, दूसरी तरफ सन्नाटा, लाल झंडे, सोवियत टैंक, नियंत्रण, भय। पूर्वी यूरोप में सोवियत सैनिकों के कदमों की आवाज गलियों में गूंजती रहती थी। प्राग, बुडापेस्ट, वारसॉ, यहाँ लोग जानते थे कि उनका भविष्य अब मॉस्को तय करेगा। नए कानून लागू किए जा रहे थे, अखबारों पर रोक लगती जा रही थी, विरोध की आवाजें धीरे धीरे बंद कर दी गईं। किसी के घर की खिड़की से रात को अगर इंजन की आवाज आती तो दिल कांप जाता कि कहीं KGB किसी को उठा ना ले जाए। पूर्वी यूरोप का माहौल ऐसा बन चुका था कि आप मुस्कुरा तो सकते थे, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते थे। आप जी सकते थे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं। आपका हर कदम एक अदृश्य निगाहों के नीचे था। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप था, जहां अमेरिका ने मार्शल प्लान के नाम से अरबों डॉलर भेजने शुरू किए। शहरों का पुनर्निर्माण हो रहा था, कारखाने फिर से चल रहे थे, अखबार स्वतंत्र थे, लोग बहस कर सकते थे, चुन सकते थे, वोट दे सकते थे। पेरिस में हलचल थी, लंदन में उम्मीद थी, रोम में काम चल रहा था। लोग मान रहे थे कि अमेरिका के साथ जुड़ना भूख, गरीबी और भय से निकलने का रास्ता है। यूरोप अब 2 अलग-अलग दुनियाओं जैसा महसूस होने लगा। एक तरफ लाल झंडों की परछाई, दूसरी तरफ नीले आसमान की उम्मीद। इस बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव हर महीने बढ़ता जा रहा था। पूर्वी यूरोप में USSR एक-एक करके सरकारें बदलवा रहा था। हर जगह कम्युनिस्ट नेताओं को आगे बैठाया जा रहा था। पश्चिमी यूरोप में अमेरिका नए संगठन बना रहा था, नई गठबंधन की तैयारी होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश में लगे थे। कल्पना कीजिए एक सामान्य यूरोपीय परिवार की। एक माँ खिड़की के पास बैठी है, बाहर सैनिकों की आवाज सुन रही है। उसे लगता है कि दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंट चुकी है और वो नहीं जानती कि किस हिस्से में सुरक्षित है। एक व्यापारी ट्रेन में बैठा है और जैसे ही ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, वो महसूस करता है कि हवा बदल रही है।
बोलने की आज़ादी, दुकान खोलने की आज़ादी, यहाँ तक कि सोचने की आज़ादी भी अब उसकी हो जाती है। लेकिन वापस पूर्व की ओर जाते ही वो फिर उस दीवार को महसूस करता है जिसे कोई देख नहीं सकता, फिर भी वो हर तरफ खड़ी है। यही था आयरन कर्टन, एक ऐसी रेखा जो सिर्फ जमीन पर नहीं बनी थी बल्कि लोगों के दिमाग और दिल में भी खिंच चुकी थी। अमेरिका कहता था हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, यूएसएसआर कहता था हम बराबरी के लिए लड़ेंगे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द यूरोप के आम लोग झेल रहे थे। हर देश को एक पक्ष चुनना था, चुप रहकर जीना था या बोलकर दंड भुगतना था। दोस्ती भी वैचारिक हो गई थी। सीमा पार करना अब सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि विचारधारा का सफर बन गया था। यही वो समय था जब दुनिया समझ गई कि एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां कम लेकिन डर बहुत ज्यादा था। बर्लिन की सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दीवार के दोनों तरफ उनकी दुनिया अलग अलग थी। पूर्व की तरफ खिलौने सरकारी फैक्ट्री बनाती थी, पश्चिम की तरफ खिलौने दुकानों में चमकते थे। पूर्व में रेडियो सिर्फ तय बातें सुनाता था, पश्चिम में लोग जो चाहें सुन सकते थे। धीरे धीरे यूरोप पूरा तनाव की जंजीरों में जकड़ता जा रहा था। एक महाद्वीप, दो हिस्से, एक दुनिया, दो सच्चाइयां, एक लोग, दो जिंदगियां। और इन्हीं दो हिस्सों के बीच कोल्ड वॉर का असली जन्म हुआ। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया राख से भरी पड़ी थी, लेकिन यूरोप तो जैसे टूटकर बिखर गया था। और उस बिखरे हुए यूरोप के बीचों बीच था बर्लिन, एक ऐसा शहर जो हार, भूख, खंडहर और उम्मीद सब कुछ साथ लेकर खड़ा था। बर्लिन का नक्शा उस समय किसी साधारण शहर जैसा नहीं था। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। चारों विजयी देशों ने ये मान लिया था कि वे मिलकर जर्मनी को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन जल्द ही ये भ्रम टूट गया। एक ही शहर में खड़े 4 झंडे, 4 फैसले और 4 विचारधाराएं, ये ज्यादा दिन तक साथ नहीं चल सकता था। साल 1948, तनाव उस बिंदु तक पहुंच गया जहां सोवियत संघ ने एक बड़ा कदम उठाया: बर्लिन की नाकाबंदी। रास्ते बंद, रेल बंद, नहरें बंद, शहर में खाना, दवा, ईंधन, सबका रास्ता रोक दिया गया। सोवियत नेतृत्व का मकसद साफ था: पश्चिमी हिस्से को घुटने टेकने पर मजबूर करो, उन्हें झुकाओ और पूरा बर्लिन अपने नियंत्रण में ले लो। और फिर शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण लेकिन खतरनाक संघर्ष, बर्लिन ब्लॉकेड। पूरा पश्चिमी बर्लिन एक खुली जेल बन चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था, दुकानों के शटर आधे टूटे आधे बंद थे। लोग लाइनों में खड़े होकर उम्मीद का इंतजार कर रहे थे। बिजली आधी रात को 20-30 मिनट के लिए दी जाती थी ताकि लोग सिर्फ अपनी अनुमानित जरूरतें पूरी कर सकें। रात के अंधेरे में जलती हुई एक एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी लोगों के संघर्ष और सब्र की कहानी सुना रही थी। उधर अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था: क्या किया जाए? जवाब स्पष्ट था, लेकिन जोखिम भरा: हवा से शहर को बचाओ। और यही था बर्लिन एयरलिफ्ट। जून की एक सुबह रनवे पर खड़े पायलटों को आदेश मिला कि हर पल उड़ान भरनी है। सिर्फ 1 या 2 विमान नहीं, सैकड़ों। दिन में, रात में, बारिश में, बर्फ में, कोहरे के बीच उन्हें उड़ना था। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विटल्स। हवा ही अब बर्लिन की जिंदगी थी। पहला विमान आसमान में उठा। उसके नीचे भूखा शहर था और उसके पंखों में उम्मीद बंधी हुई थी। विमान रनवे पर उतरता, तेजी से सामान उतरता और कुछ ही मिनटों में वो फिर उड़ान भरने के लिए तैयार। और ये चक्र दिन रात चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि हर 30 सेकंड में एक विमान पश्चिम बर्लिन की जमीन छूता था। अंदर सामान, कोयला, दूध, आलू, अनाज, दवाइयाँ, कंबल, मशीनों के पार्ट्स और कभी-कभी छोटे-छोटे चॉकलेट पैकेट। वे चॉकलेट पैकेट गिराता था एक अमेरिकी पायलट, गेल हेल्वर्सन। बच्चों के लिए वो एक चॉकलेट वाला देवदूत बन गया था और बर्लिन के बच्चे आसमान की ओर देखकर कहते, आज कौन सा विमान चॉकलेट गिराएगा? हर घर की छत पर आवाजें जाती थीं, पहले धीरे फिर तेज, व्रुम व्रुम व्रुम, जैसे आसमान खुद हर दिन कह रहा हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये आसान नहीं था। बर्फबारी से रनवे फिसलते, इंजन जम जाते, कोहरे में रास्ता दिखता नहीं,
और कई बार विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। पायलटों ने अपनी जान पर खेलकर शहर को जिंदा रखा, और बर्लिन के लोग, वे हर दिन इन विमान की आवाजों में अपनी जीवित रहने की ताकत ढूंढते रहे। उधर सोवियत संघ उम्मीद कर रहा था कि पश्चिमी देश पीछे हट जाएंगे, लेकिन 11 महीनों तक चलने वाली एयरलिफ्ट ने दुनिया को दिखाया इच्छा शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। दिन गिनते रहे, सप्ताह गुजरते गए, महीनों तक ये हवाई पुल शहर और दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बना रहा। साल 1949, आखिरकार सोवियत नेतृत्व ने महसूस किया कि बर्लिन को पूरी तरह दबाना आसान नहीं है। नाकाबंदी हटाई गई और पश्चिमी बर्लिन ने राहत की पहली सांस ली। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की प्रतिष्ठा का संघर्ष था। एक तरफ आदेश से चलने वाला साम्यवाद, दूसरी तरफ स्वतंत्रता पर विश्वास करने वाला पूंजीवाद। बर्लिन की हवा में उड़ते विमानों ने उस दिन पूरी दुनिया को संदेश दिया था, ये संघर्ष अब शुरू हुआ है, और ये सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरी पृथ्वी का संघर्ष होगा। और इसी क्षण कोल्ड वॉर सच में जन्म ले चुकी थी। साल 1949, यूरोप अभी भी युद्ध के घावों से कराह रहा था। टूटे हुए मकान, जर्जर कारखाने, रेलवे स्टेशनों पर पड़े लोहे के मुड़े हुए टुकड़े, सब कुछ ये बता रहा था कि युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसका दर्द अभी भी यूरोप की मिट्टी में ताज़ा है। और इसी बिखरी हुई धरती पर एक नया युद्ध जन्म लेने वाला था, जो गोलियों से नहीं, गठबंधनों से लड़ा जाएगा। बर्लिन ब्लॉकेड के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ये स्पष्ट समझ लिया था कि सोवियत संघ से आने वाला खतरा असली है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोवियत सेना यूरोप के आधे हिस्से पर तैनात थी। उनके टैंक, तोपें और सैनिक पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया तक फैले हुए थे। हर देश पर एक अदृश्य पर्दा, एक आयरन कर्टन पहले ही खिंच चुका था। पश्चिमी दुनिया को महसूस हुआ कि अब सिर्फ बातचीत से सोवियत विस्तारवाद रोका नहीं जा सकता। उन्हें एक मजबूत सैन्य गठबंधन की जरूरत है, जो संदेश दे सके, अगर एक पर हमला हुआ तो इसका मतलब हम सभी पर हमला हुआ। इसी सोच ने जन्म दिया NATO को। उत्तर अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाओं के बीच वॉशिंगटन DC में साल 1949 की 4 अप्रैल को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। एक ऐसा दस्तावेज जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। इस गठबंधन का नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल और आइसलैंड शामिल थे। लेकिन NATO का असली दिल था आर्टिकल 5, एक ऐसा वादा जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिला दिया। ये वादा कहता था, यदि किसी एक NATO सदस्य पर हमला हुआ तो इसे हम सब पर हुआ हमला माना जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये सोवियत संघ के लिए एक चेतावनी थी। अगर तुम पश्चिम पर कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारे सामने सिर्फ एक देश नहीं, पूरा NATO खड़ा होगा। सोवियत संघ ये सब देखता रहा और उसके भीतर चिंता बढ़ती गई। मास्को की सड़कों पर चलते हुए लोग जानते थे कि पश्चिम अब एकजुट हो रहा है। क्रेमलिन के अंदर बैठे नेता समझ रहे थे कि ये गठबंधन सिर्फ यूरोप की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। जोसेफ स्टालिन और उनका नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि NATO सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, ये पश्चिम का सामूहिक बयान है कि उनका असली खतरा USSR है। और धीरे धीरे ये चिंता घबराहट में बदलने लगी। घबराहट कि कहीं सोवियत संघ अकेला ना पड़ जाए, घबराहट कि कहीं NATO की ताकत पूर्वी यूरोप के नियंत्रण को चुनौती ना दे दे, घबराहट कि कहीं दुनिया में सैन्य संतुलन बदल ना जाए। इसी घबराहट से पूरी दुनिया एक और विभाजन की ओर बढ़ रही थी। 6 साल बीत गए। साल 1955, पश्चिमी जर्मनी ने NATO में शामिल होने की घोषणा कर दी। ये सोवियत संघ के लिए आखिरी चेतावनी थी। एक ऐसा देश जिसे सोवियत संघ ने लाखों सैनिक खोकर लड़ाई की थी, अब वही देश NATO का हिस्सा बन रहा था। ये रूस के लिए असहनीय था। यूरोप की राजनीति एक पल में हिल गई और फिर क्रेमलिन ने फैसला कर लिया। तेज हवाओं से घिरे हुए वारसा शहर में मई की 4 तारीख को साल 1955 एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। एक जवाब, एक संदेश, एक चुनौती। ये गठबंधन कहलाया वर्शवस्की पक्त। इसमें सोवियत संघ के साथ पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया,
हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया शामिल हुए। दुनिया का नक्शा अचानक दो सैन्य शिविरों में बदल गया। एक तरफ एनएटीओ के टैंक, जहाज और बमवर्षक विमान, दूसरी तरफ वॉरसाव पैक्ट के हजारों सैनिक, मिसाइलें और सोवियत आयुध। अब यूरोप किसी महाद्वीप का नाम नहीं रहा, ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच बन चुका था। एक तरफ अमेरिका था, जिसके पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार। दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था। बंदूकें भले ही शांत थीं, लेकिन हवा में बारूद की गंध महसूस की जा सकती थी। हर देश को अब एक सवाल का सामना करना था, आप किसके साथ हैं? ये अब विकल्प नहीं था कि कोई तटस्थ रह सके। दुनिया दो हिस्सों में बांट दी गई थी। एक तरफ अमेरिका का नेतृत्व, दूसरी तरफ सोवियत संघ का दबदबा। हर राजधानी, हर सरकार, हर नेता अब किसी न किसी पक्ष का हिस्सा बनने पर मजबूर था। जो देश नेटो में शामिल नहीं होते, वे वॉरसॉ पैक्ट के डर में थे, और जो वॉरसॉ पैक्ट से दूर रहना चाहते, उन्हें एनएटीओ की सुरक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। ये वो समय था जब दुनिया की राजनीति का एक नया नियम जन्मा, या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। अब देशों की दोस्ती भूगोल से नहीं, बल्कि विचारधारा से तय होती थी। कम्युनिस्ट राज्य एक तरफ इकट्ठा होते, पूंजीवादी सरकारें दूसरी तरफ। अखबारों में मोटे अक्षरों में लिखा जाता, दुनिया दो खेमों में बांट चुकी है। बच्चे स्कूल में नक्शे देखकर पूछते, ये नीला रंग कौन है, ये लाल रंग कौन है? उनके भीतर भी ये समझ बढ़ रही थी कि दुनिया अब एक सामान्य जगह नहीं रही। हवा में एक तनाव था, एक डर कि अगर एक मोर्चा टूटा तो युद्ध फट पड़ेगा। निकट भविष्य में लड़ाइयां असल में दो महाशक्तियों की लोरिया में होती, कहीं कोरिका के जंगलों में, लेकिन असली खिलाड़ी हमेशा वही दो थे, एनएटीओ और वॉरसाव पैक्ट। उनके टैंक यूरोप के मैदानों पर तैनात थे। उनके सैनिक रात दिन सीमा पर देखते रहते कि कब कुछ बदल जाए। उनके वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नए हथियार बनाते रहते, और उनकी सरकारें दुनिया भर में प्रभाव बढ़ाने में लगी रहती। ये गठबंधन सिर्फ सैनिकों की संख्या का खेल नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा संगठित है, कौन ज्यादा तैयार है, और कौन एक क्षण में दुनिया को आग में झोंक सकता है। और इसी तरह दुनिया की सांसें भारी होती गईं। एक ओर एनएटीओ की चमकती हुई तकनीक और संसाधन, दूसरी ओर वॉरसाव पैक्ट की विशाल सेनाएं और लोहे की शिकंजे जैसी रणनीति। दोनों सेनाएं खामोश खड़ी थीं, लेकिन ये खामोशी ही असली डर थी, क्योंकि जब दो हथियारबंद दानव एक दूसरे को घूरते हों, तो बस एक चिंगारी काफी होती है दुनिया को राख में बदलने के लिए। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान ने कोरिया पर अपना 35 साल का शासन छोड़ दिया। लेकिन कोरिया आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं था। उसकी धरती पर दो नए मालिक उतर चुके थे, उत्तर में सोवियत संघ और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका। एक सीधी रेखा खींची गई, अक्षांश की रेखा, 38वें समानांतर। इस रेखा ने सिर्फ कोरिया को नहीं बांटा, लाखों दिलों को दो हिस्सों में फाड़ दिया। उत्तर कोरिया में सोवियत सेना ने एक कम्युनिस्ट शासन खड़ा किया। किम इल सुंग इसके नेता बने। उनके भाषणों में साम्यवाद की आग थी, और वे पूरे कोरिया को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे, लेकिन वो झंडा लाल था। दक्षिण में अमेरिका ने अपने प्रभाव से एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई। ली स्युंग मन उसके नेता बने। उनकी नज़रों में साम्यवाद एक अभिशाप था, जिसका फैलना रोकना जरूरी था, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। कोरिया की धरती इन दो महाशक्तियों का नक्शा बन चुकी थी। उत्तर की हवा में सोवियत संगीत था, दक्षिण की गलियों में अमेरिकी सैनिकों के बूटों की आवाज। लेकिन कोरिया के लोग, वे सिर्फ एक थे, और वे एक होना चाहते थे, लेकिन दुनिया उन्हें अलग रखना चाहती थी। साल 1950, 25 जून की सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उत्तर कोरिया की सेना सोवियत टैंकों और हथियारों से लैस 38वें समानांतर पार करके दक्षिण कोरिया पर टूट पड़ी। तोपों की आवाज, टैंकों की गर्जना और पैरों तले कांपती हुई धरती। एक पल में कोरिया जल उठता है। अमेरिका ने इसे सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष नहीं माना, उनके लिए ये साम्यवाद के विस्तार की शुरुआत थी। यदि उन्होंने दक्षिण कोरिया को नहीं बचाया, तो कल ये लहर जापान, ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया पर चढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के समर्थन से निर्णय लिया, उत्तर कोरिया को पीछे धकेला जाए, और यूं शुरू हुआ कोल्ड वॉर का पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर।
अमेरिकी, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई, तुर्की और कई देशों के सैनिक दक्षिण कोरियाई सेना के साथ खड़े हुए। लेकिन उत्तर कोरिया अकेला नहीं था। उसकी पीठ पर सोवियत संघ की शक्ति थी और उसकी छाया के पीछे चीन का विशाल समर्थन। चीन, जिसका नेतृत्व माओ जेडोंग के हाथों में था, उन्होंने चेतावनी दी, यदि अमेरिकी सेना हमारी सीमा के पास आई तो हम युद्ध में उतरेंगे। लेकिन चेतावनी कोई नहीं मानता जब भू राजनीतिक महत्व दांव पर हो। अमेरिकी सेना उत्तर कोरियाई सेना को लगातार पीछे धकेलती हुई यालू नदी तक पहुंच गई और ये नदी चीन की दहलीज थी। फिर साल 1950 की सर्दियों में सफेद बर्फ के बीच से नीले आकाश के नीचे चीनी सैनिकों की लाखों की फौज मानो अचानक धरती से निकल आई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र बलों पर ऐसा हमला किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी स्तब्ध रह गए। दुनिया ने पहली बार देखा चीन की जनलहर रणनीति कितनी भयावह हो सकती है। सैनिकों की अंतहीन भीड़, जंगली चिल्लाहटें, हाथों में राइफलें और कभी-कभी सिर्फ स्टील के भाले, लेकिन जुनून ऐसा कि गोली भी धीमी लगती थी। युद्ध का मोर्चा फिर बदल गया। अब संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं पीछे हट रही थीं। दोनों पक्षों के सैनिक बर्फ में गिरते, भूख से तड़पते, ठंड से सख्त होते और फिर भी लड़ते जाते। साल 1951, अनगिनत मौतों के बाद स्थिति फिर उसी जगह पहुंच गई, 38वें समांतर के आसपास। हाँ, वही रेखा जिसे दुनिया ने जबरन बनाया था। कोरिया का युद्ध एक भयानक चक्र बन गया। एक रेखा को पार करना, फिर वापस आना, फिर से हमला, फिर से पीछे हटना। दोनों पक्ष हजारों जवान खोते रहे, लेकिन कोई भी 1 इंच की स्थायी जीत नहीं पा सका। फिर शुरू हुई बातचीत, लंबी, बेहद धीमी, अनंत सी लगने वाली बातचीत। तालिका पर बैठे प्रतिनिधि बहस करते और मैदान में सैनिक मरते। साल 1953, 26 जुलाई, आखिरकार एक युद्ध विराम समझौता हुआ। लेकिन ये शांति नहीं थी, ये सिर्फ लड़ाई रोकने का फैसला था। 38वां समानांतर अब एक डीमिलिटराइज्ड जोन, डीएम्स बन गई, दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा। कांटेदार तारों से भरी माइंस, सैनिक, टैंक और सदियों पुरानी नफरत। कोरिया फिर भी वही रहा, 2 टुकड़ों में बटा हुआ, अधूरा, घायल और अलग। और दुनिया ने समझ लिया, कोल्ड वॉर अब सिर्फ विचारों का युद्ध नहीं, ये असली युद्ध है, जिसमें असली गोलियां चलेंगी, असली सैनिक मरेंगे। लेकिन लड़ाई हमेशा किसी और के मैदान पर होगी। कोरिया का युद्ध कोल्ड वॉर का पहला बड़ा सबक था कि महाशक्तियां खुद नहीं लड़ेंगी, लेकिन दुनिया उनके लिए हमेशा मैदान बनी रहेगी। साल 1945, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 बमों ने दुनिया को दिखा दिया था कि इंसान अब खुद को भी मिटा सकता है। अमेरिका के पास परमाणु शक्ति थी और सोवियत संघ के पास शक, डर और बराबरी की तीव्र इच्छा। युद्ध खत्म होते ही दोनों महाशक्तियां एक नए सवाल के सामने खड़ी थीं। कौन अधिक शक्तिशाली है? कौन अधिक भय पैदा कर सकता है? और कौन सारी दुनिया को अपने प्रभाव में रख सकता है? 1949, कजाखस्तान की स्टेपी में एक चमकता हुआ गोला उठता है। धमाका, धुआं, मलबा, और कुछ ही मिनटों में दुनिया जान जाती है, सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम विस्फोट कर दिया है। अमेरिका स्तब्ध, उनकी एकाधिकार शक्ति खत्म। अब कोल्ड वॉर एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब दोनों देशों की प्रतियोगिता इस सवाल पर थी, किसके पास ज्यादा बम है, किसके पास ज्यादा घातक बम है, और कौन पहले दूसरे को मिटा सकता है। 1982, अमेरिका एक और बड़ा धमाका करता है, हाइड्रोजन बम। एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। साल 1953, सोवियत संघ जवाब देता है, अपना खुद का हाइड्रोजन बम। अब ये सिर्फ हथियार बनाने की दौड़ नहीं रही थी, ये एक पागलपन था, एक खतरनाक उन्माद। जितने ज्यादा बम, उतनी ज्यादा शक्ति। अमेरिका के भूमिगत आधारों में वैज्ञानिक दिन रात नई डिजाइन बनाते, नए परीक्षण करते और नए बम तैयार करते। सोवियत संघ की बर्फीली प्रयोगशालाएं भी दिन रात जल रही थीं। नए मिसाइल, नए वारहेड, नए प्रयोग। मिसाइलें अब पहले से ज्यादा लंबी दूरी तक जा सकती थीं, महाद्वीपों को पार करके। और इस तरह जन्म हुआ ICBM का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइलें जो एक देश से उड़कर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश को चंद मिनटों में राख में बदल सकती थीं। साल 1957, सोवियत संघ एक और झटका देता है, स्पुतनिक नाम का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर। अब यह सिर्फ अंतरिक्ष की जीत नहीं थी,
ये ऐसा संदेश था कि यूएसएसआर की मिसाइलें अमेरिका तक किसी भी समय पहुंच सकती हैं। अमेरिका घबरा गया। वैज्ञानिकों को आदेश मिला, हमारे पास कम समय है, हमें इस दौर में पीछे नहीं रहना है। दोनों देश अब बेतहाशा बम बना रहे थे, इतने बम कि पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता था। गुप्त दस्तावेजों में लिखा रहता म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, मतलब अगर एक देश ने हमला किया तो दूसरा देश भी बराबर का ही नष्ट हो जाएंगे, और शायद पूरी मानव जाति भी। यही था न्यूक्लियर आर्म्स रेस का सबसे खौफनाक सच। बम बनाए जा रहे थे उनका उपयोग कभी न करने के लिए। धरती के महासागर, रेगिस्तान, जंगल, हर जगह परीक्षणों के नाम पर धमाके किए गए। कई द्वीप नष्ट हो गए, कई शहर रेडियोधर्मी हो गए, लाखों लोग बीमार हुए, लेकिन दौड़ नहीं रुकी। अमेरिका पोलैरिस मिसाइल बनाता, सोवियत संघ उसका मुकाबला SS-18 से करता। अमेरिका B-5 ट्वी बनाता, सोवियत संघ Tu-95 उतारता। हर नया हथियार आग में घी डालता। दुनिया के नेता मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते, लेकिन पर्दे के पीछे वे अपनी सेनाओं को आदेश देते और बम जोड़ते जाते। धरती पर एक खतरनाक संतुलन था, एक मृत शांति, क्योंकि ये शांति डर पर टिकी हुई थी। अगर मैंने हमला किया तो वो भी करेगा, अगर मैंने गलती की तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और यही डर कोल्ड वॉर की सांसें तेज रखता था। न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, बर्लिन, हर शहर की हवा में ये बेचैनी थी। क्या कल सूरज उगेगा? क्या हम जिंदा रहेंगे? या कोई गलत बटन मानव इतिहास का अंत कर देगा? ये वो समय था जब मनुष्य ने इतिहास का सबसे घातक हथियार बनाया और फिर उससे खुद को डराने लगा। न्यूक्लियर आर्म्स रेस ने दुनिया को सिखाया कि शक्ति जितनी बढ़ती है, खतरा उतना ही बढ़ता है। और कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सबसे बड़ी बर्बादी बन सकती है। साल 1957। दुनिया एक साधारण सी तारीख की सुबह में जागी, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के अंधेरे में कजाखस्तान के एक गुप्त सोवियत ठिकाने से आग की एक लाल लपट उठी और आसमान की ओर भागती चली गई। ये कोई साधारण रॉकेट नहीं था, ये था स्पुतनिक, मानव इतिहास का पहला कृत्रिम उपग्रह। कई देशों में लोग रात को बाहर निकले और आसमान की तरफ देखते रहे। एक छोटा चमकता बिंदु पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। किसी को रोमांच हुआ, किसी को डर, पर सबसे ज्यादा झटका तो अमेरिका को लगा। ये झटका सिर्फ तकनीकी नहीं था, ये झटका था प्रतिष्ठा का, वर्चस्व का और भविष्य पर किसका कब्जा होगा इसका। स्पुतनिक के सफल प्रक्षेपण ने दुनिया को एक संदेश दे दिया था, सोवियत संघ सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी पहुंच चुका है। अमेरिका में अचानक हलचल मच गई। अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपने लगे, हम पीछे रह गए, रूसी आसमान में, अमेरिकी सुरक्षा खतरे में। क्योंकि जो देश आसमान में रॉकेट भेज सकता है, वो कल को न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन तक मिसाइल भी भेज सकता है। ये डर, ये शर्म, ये झटका, यही था स्पेस रेस का असली ईंधन। इस झटके के बाद अमेरिका में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा पर जोर बढ़ा। नई संस्थाएं बनी, वैज्ञानिकों को बुलाया गया, बजट बढ़ाया गया। ऐसा लगा मानो पूरा राष्ट्र एक ही लक्ष्य पर टिक गया हो। सोवियत संघ को हर हाल में पीछे छोड़ना है। उधर सोवियत संघ अपनी जीत का जश्न मनाने में ही व्यस्त नहीं था। उनकी निगाहें अब और ऊंचाई पर थीं, और साल 1961 में पूरी दुनिया की निगाहें फिर आसमान की ओर उठ गईं, जब एक युवा रूसी पायलट एक साधारण मुस्कान और महान साहस के साथ दुनिया के इतिहास में पहला इंसान बना जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की। उसका नाम था यूरी गागरिन। उस दिन रेडियो पर उसकी आवाज गूंजी, मैं आसमान देख रहा हूं, पृथ्वी बेहद खूबसूरत है। ये आवाज सिर्फ गागरिन की नहीं थी, ये आवाज सोवियत शक्ति की थी। वो मुस्कान, वो उड़ान, वो पहला कदम अमेरिका के दिल में और गहरी चोट कर गया। अमेरिका को अब ये साफ समझ आ चुका था कि स्पेस रेस सिर्फ विज्ञान की दौड़ नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ये साबित करने की लड़ाई है कि कौन सा सिस्टम, कौन सी सोच और कौन सी सभ्यता मानवता को आगे ले जाएगी, लोकतंत्र या साम्यवाद। इसी तनाव के बीच साल 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने एक लक्ष्य रखा। ऐसा लक्ष्य जिसे सुनकर उस समय के कई वैज्ञानिकों को भी शक हुआ। कैनेडी ने कहा, हम चांद पर जाएंगे, और ये हम दशक खत्म होने से पहले करेंगे।
चांद। मानव इतिहास के लिए ये शब्द सिर्फ कविता में था, कहानी में था, सपनों में था। पर अब अमेरिका ने इसे एक राजनीतिक लक्ष्य बना दिया, क्योंकि चांद पर पैर रखने का मतलब था हमने धरती की सीमाएं तोड़ दी, हमने विज्ञान को जीत लिया, हमने भविष्य पर अधिकार कर लिया। इस घोषणा के बाद अमेरिका में वैज्ञानिक हलचलों की गति कई गुना बढ़ गई। एनएसए दिन रात काम में जुट गया। रॉकेट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, हर क्षेत्र में क्रांति आने लगी। ये एक दौड़ ही नहीं, ये एक युद्ध था, जहां गोलियां नहीं चल रही थीं, पर विचारधाराएं भिड़ रही थीं। जहां मौत का डर नहीं, पर हार का डर था। उधर सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। उन्हें भी चांद चाहिए था। वो भी अमेरिका को हराना चाहते थे। उनके रॉकेट शक्तिशाली थे, उनकी इंजीनियरिंग अद्भुत थी। कई बार तो ऐसा लगा कि सोवियत फिर जीत जाएंगे। दुनिया भर में बच्चे अपने रेडियो पर एनएसए और सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम की खबरें सुनते थे। स्कूलों में पोस्टर लगते थे, विज्ञान पढ़ो, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। हॉलीवुड फिल्में भी इस दौड़ को रोमांचक बनाती गईं। विज्ञापन, अखबार, भाषण सब एक ही कहानी दोहरा रहे थे, हम आसमान पर कब्जा करेंगे। आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। साल 1969 एक अमेरिकी रॉकेट सैटर्न वी, जो आज तक मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है, चांद की ओर रवाना हुआ। हजारों लोग फ्लोरिडा के तट पर खड़े होकर उस रॉकेट को आसमान फाड़ते हुए देख रहे थे। दुनिया की सांसें थम गई थीं। क्या ये मिशन सफल होगा? क्या अमेरिका हार की भरपाई कर पाएगा? क्या मानव चांद पर पहुंच पाएगा? रेडियो पर अचानक आवाज आई, ह्यूस्टन, ईगल लैंड हुआ है। चांद की सतह पर धूल उड़ाते हुए एक छोटा सा यान ठहर चुका था, और कुछ ही मिनट बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते चांद की सतह को छूने वाले थे। उस रात दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी सांस रोके रखी, कुछ टीवी के सामने, कुछ रेडियो के सामने, कुछ आसमान की तरफ देखकर सोचते हुए कि शायद आज मानवता ने एक और सीमा पार कर दी है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरकर जो शब्द बोले, ये इंसान का एक छोटा कदम है, पर मानवता की एक बड़ी छलांग। ये वाक्य सिर्फ विज्ञान की विजय का नहीं, बल्कि पूरी स्पेस रेस के एक युग के अंत का भी संकेत था। सोवियत संघ चांद की दौड़ हार चुका था, अमेरिका जीत चुका था। पर असली जीत न तो अमेरिका की थी, न सोवियत संघ की। जीत मानवता की थी, क्योंकि अब हम आसमान को सिर्फ देखते नहीं थे, अब हम वहां पहुंच चुके थे। और इस तरह स्पेस रेस ने दुनिया को एक नया युग दिया। तकनीक बढ़ी, कंप्यूटर बने, इंटरनेट की नींव पड़ी, सैटेलाइट टीवी आया, मौसम की भविष्यवाणी बेहतर हुई, जीपीएस जैसी तकनीक जन्मी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दो महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलना चाहती थीं। स्पुतनिक से शुरू हुई ये दौड़ चांद पर इंसान के कदमों तक पहुंचकर एक ऐसी कहानी बन गई जिसे आज भी सुनकर रोमांच पैदा होता है। ये सिर्फ रॉकेट और मशीनों की कहानी नहीं, ये सपनों, डर, प्रतिष्ठा और साहस की महागाथा थी। साल 1960 से कुछ साल पहले दुनिया दिखने में शांत लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी दौड़ चल रही थी जिसे कोई आम इंसान समझ भी नहीं सकता था। ये दौड़ थी गुप्त जानकारी, मिसाइलों की गिनती, जासूसी विमानों, डबल एजेंटों और दिमाग पर चलने वाली छुपी लड़ाई की। ये कोल्ड वॉर का सबसे धुंधला, सबसे अनदेखा और सबसे खतरनाक मोर्चा था, जहां बंदूकें नहीं चलती थीं, लेकिन दिमाग और नाकामियां साम्राज्यों को गिरा देती थीं। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक दूसरे की जानकारी से डर लगता था। कितनी मिसाइलें हैं, कहाँ तैनात है, कौन सी तकनीक है, कौन सा वैज्ञानिक आगे है, कौन सा शहर कमजोर है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और सबसे बड़ा डर था मिसाइल गैप। अमेरिका में ये अफवाह फैल गई थी कि सोवियत संघ के पास मिसाइलों की संख्या अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। अखबार रोज चिल्लाते, हम पीछे रह रहे हैं, रूस के पास दर्जनों इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी सभी दबाव में आ गए। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था, क्योंकि सोवियत संघ पूरी जानकारी छुपा कर रखता था। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ अंदाजे। इसी भोलेपन, इसी डर और इसी शक ने जन्म दिया कोल्ड वॉर की सबसे गोपनीय परियोजनाओं में से एक, U-2 स्पाई प्लेन। U-2 एक ऐसा विमान था
जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि उस समय दुनिया में कोई भी मिसाइल, कोई भी लड़ाकू विमान उसे छू भी नहीं सकता था। ये इतना हल्का था कि इसे उड़ाते समय पायलट को ऐसा लगता था जैसे वो किसी पतले पंख पर बैठा है, और ये इतना तीक्ष्ण था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी मिसाइल साइट्स, सैन्य ठिकाने और गुप्त फैक्ट्रियां तस्वीरों में कैद कर सकता था। अमेरिका ने U-2 को आसमान का भूत बना दिया, जो सोवियत आकाश में चुपचाप घुस जाता और बिना किसी आवाज या निशान छोड़े वापस लौट आता। लेकिन सोवियत संघ भी सो रहा नहीं था। उन्हें पता था कि कुछ तो ऊपर उड़ रहा है, कुछ ऐसा जो उनकी रक्षा को भेद रहा है। वो इसे पकड़ना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। फिर आया साल 1960, एक ऐसा दिन जो कोल्ड वॉर की जासूसी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अमेरिका के एक अनुभवी पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स U-2 विमान से सोवियत धरती के ऊपर उड़ रहा था। उसके नीचे फैले शहर, फैक्ट्रियां, मिसाइल लॉन्च साइट्स सब कैमरे में कैद हो रहे थे। उसे पता भी नहीं था कि ये उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है। सोवियत सेना घंटों से इस भूत जैसे विमान पर नजर रख रही थी, और फिर एक आदेश जारी हुआ, इसे गिरा दो। आसमान में मिसाइलें छोड़ी गईं। अमेरिकी तकनीक ने हमेशा उन्हें मात दी थी, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं थी। एक सोवियत मिसाइल सीधे U-2 के पास फटी। विमान धातु की एक टूटी हुई चादर की तरह नीचे गिरने लगा। पावर्स ने पैराशूट खोला और धरती की ओर गिरता चला गया। अगले ही घंटे दुनिया को एक ऐसा झटका लगा जिसे सुनकर राष्ट्र स्तब्ध रह गए। सोवियत संघ ने घोषणा की, हमने अमेरिकी जासूसी विमान को गिरा दिया है और पायलट हमारे पास है। अमेरिका ने शुरुआत में झूठ बोला। वो मौसम का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था, वो भटक गया। लेकिन सोवियत संघ ने पूरी दुनिया के सामने U-2 विमान के हिस्से, कैमरे और जासूसी उपकरण दिखा दिए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। इस घटना से दोनों महाशक्तियों के बीच वार्ता टूट गई। डर, शक और गुस्सा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गए। लेकिन ये सिर्फ आसमान की जासूसी नहीं थी। कोल्ड वॉर का दूसरा सबसे खतरनाक मैदान था CIA बनाम KGB। दो खुफिया एजेंसियां जिनके पास अनगिनत एजेंट, वैज्ञानिक, पत्रकार, अभिनेता, प्रोफेसर, सैनिक, कोई भी हो सकता था। हर कोई शक के घेरे में, हर कोई संभावित जासूस। CIA यूरोप, अफ्रीका और एशिया में सोवियत प्रभाव को कम करने की कोशिश करती। KGB अमेरिका और दुनिया भर में एजेंट भेजता ताकि अमेरिकी योजनाओं को असफल किया जा सके। डबल एजेंटों का खेल इतना गहरा था कि कई बार CIA का अपना ही अधिकारी सोवियत एजेंट निकल आता था और KGB का कोई बड़ा अधिकारी CIA के लिए काम करता था। ये एक ऐसा खेल था जहां हर चाल जीवन और मौत तय करती थी। लेकिन जासूसी सिर्फ हथियारों, फाइलों या गुप्त संदेशों तक सीमित नहीं थी। कोल्ड वॉर का असली हथियार था दिमाग। ये वो दौर था जब प्रचार, प्रोपोगेंडा को असली युद्ध माना जाने लगा। अमेरिका कहता कम्युनिज्म गुलामी है, सोवियत संघ कहता कैपिटलिज्म इंसान को मशीन बना देता है। हर देश अपने स्कूलों में बच्चों को अपनी विचारधारा पढ़ाता था। फिल्में बनती थीं जिनमें दुश्मन देश को दानव की तरह दिखाया जाता। रेडियो कार्यक्रमों में गुप्त संदेश छुपे रहते। पोस्टर लगाए जाते जिनमें लिखा होता, दुश्मन पर भरोसा मत करो, वो हर जगह है। आम आदमी महसूस भी नहीं कर पाता कि उसके दिमाग पर धीरे धीरे कौन सी सच्चाई लादी जा रही है। ये वही दौर था जब ब्रेन वॉशिंग शब्द लोकप्रिय हुआ। किसी इंसान को ये यकीन दिला देना कि वो जिस विचारधारा को मान रहा है वही एकमात्र सच्चाई है। अमेरिका में हॉलीवुड ने दर्जनों फिल्में बनाईं जिनमें सोवियत जासूस छाया की तरह घूमता है, जो परिवारों को तोड़ सकता है, सरकारें गिरा सकता है। और सोवियत संघ में भी फिल्मों और पोस्टरों में अमेरिका को खलनायक दिखाया जाता था, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। हर सुबह अखबार दोनों देशों में नाम बदलकर, भाषा बदलकर, लेकिन एक ही संदेश देता, दुश्मन तुम्हें गिराना चाहता है। हर रेडियो कार्यक्रम के पीछे एक मकसद था, हर फिल्म के पीछे एक विचार, हर गाने के पीछे एक राजनीति। कोल्ड वॉर में जासूसी सिर्फ जानकारी चुराने का खेल नहीं था, ये डर और भ्रम पैदा करके दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का खेल था। मिसाइल गैप की अफवाहें लोगों को रातों को जगाए रखती थीं। U-2 घटना ने दोनों देशों को ये याद दिलाया
कि आकाश भी सुरक्षित नहीं रहा। CIA और KGB की जासूसी ने यह दिखा दिया कि दोस्त और दुश्मन अब पहचान में नहीं आते, और फिल्मों, रेडियो और मीडिया की बयानबाजी ने दुनिया के हर घर तक इस कोल्ड वॉर को पहुंचा दिया। ये अध्याय हमें बताता है कि कोल्ड वॉर सिर्फ सैनिकों, मिसाइलों और हथियारों की नहीं थी। ये युद्ध था दिमागों पर नियंत्रण का, ये युद्ध था जानकारी का, ये युद्ध था उन छायाओं का जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन इतिहास की दिशा बदल देती हैं। साल 1959। कैरिबियन सागर की गर्म हवाओं के बीच बसे छोटे से द्वीप क्यूबा में एक तूफान पैदा हुआ। उसका नाम था फिदेल कास्त्रो। एक युवा क्रांतिकारी, लंबी दाढ़ी, थकी आंखें, लेकिन अंदर आग की तरह जलता संकल्प। उसने तानाशाह बतिस्ता को उखाड़ फेंका और क्यूबा के लोग सड़कों पर उतर आए। नया युग शुरू हो गया है। लेकिन ये नई रोशनी अमेरिका को धधकती आग जैसी लगी। क्यूबा अमेरिका की दहलीज पर था, सिर्फ 90 मील दूर, और कास्त्रो धीरे धीरे सोवियत संघ के करीब जा रहा था। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक कम्युनिस्ट देश सीधे उसके दरवाजे पर। ये कोल्ड वॉर की सबसे खतरनाक स्थिति बन सकती थी। और इसी डर ने जन्म दिया वो योजना जिसने दुनिया को मौत के करीब पहुंचा दिया, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक गुप्त योजना बनाई। क्यूबा के भगोड़े लोगों का एक छोटा सा दल तैयार करो, उन्हें हथियार दो, ट्रेनिंग दो और क्यूबा के दक्षिणी तट बे ऑफ पिग्स पर उतारकर क्रांति भड़का दो। योजना ये थी कि कास्ट्रो की सेना डर जाएगी, जनता उठ खड़ी होगी और कुछ ही दिनों में कास्ट्रो गिर जाएगा। लेकिन इतिहास का पहला नियम है, कमजोर योजना मजबूत दुश्मन के सामने टिक नहीं सकती। साल 1961। अमेरिकी विमानों ने पहले क्यूबा के एयरबेस पर हमला किया, फिर 100 से ज्यादा प्रशिक्षित भगोड़े सैनिक तट पर उतरे। वे उम्मीद कर रहे थे कि स्थानीय लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन तट ने उनका स्वागत गोलियों की बारिश से किया। कास्ट्रो ने कुछ घंटों में पूरा हमला खत्म कर दिया। सैकड़ों सैनिक पकड़े गए, अमेरिका की साख धराशायी हो गई। इस असफलता ने कास्ट्रो को एक संदेश दिया, अमेरिका तुम्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और उसने सोवियत संघ की ओर देखा, विशेष रूप से उसके नेता निकिता क्रुश्चेव की ओर। दोनों ने हाथ मिलाए, और यह हाथ मिलाना सिर्फ एक दोस्ती नहीं था, ये था दुनिया को कगार पर लाने का पहला कदम। क्रुश्चेव को भी डर था। अमेरिका ने तुर्की और इटली में सोवियत सीमा के ठीक पास परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी थीं। वे सोवियत शहरों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती थीं। सोवियत नेतृत्व को लगने लगा कि इस असमानता को खत्म करना होगा, और फिर क्रुश्चेव ने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगाने का। ये योजना इतनी गोपनीय थी कि क्यूबा के गांवों में रात के अंधेरे में सड़कें बंद कर दी जातीं। बड़े बड़े क्रेट्स में लंबी स्टील की ट्यूबें लाई जातीं। तारपॉलिन के नीचे छुपाकर मिसाइलें खड़ी की जातीं। क्यूबा के किसानों को लगता ये कोई नई फैक्ट्री बन रही है। उन्हें क्या पैटर्न था कि वही जगह कुछ दिनों बाद दुनिया के अंत का केंद्र बनने वाली है। अमेरिका को महीनों तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन अक्टूबर 1962 एक U-2 जासूसी विमान ने क्यूबा के ऊपर चक्कर लगाए। जो तस्वीरें उसने लीं, वे व्हाइट हाउस पहुंचते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। क्यूबा में सोवियत SS-4 और R-14 जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थीं, जो अगर दाग दी जाती तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, मियामी सब कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी ने सुविधा से मुस्कुराते हुए कैमरे से कहा, अमेरिकी जनता सुरक्षित है, लेकिन भीतर वे कांप रहे थे। हम दुनिया खोने के कगार पर हैं। व्हाइट हाउस के एक गुप्त कमरे में दर्जनों सलाहकार, जनरल, खुफिया प्रमुख और राष्ट्रपति खुद बैठे थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, हम हमला कर दें या इंतजार करें। लेकिन ये इंतजार मौत बन सकता था। अगर सोवियत मिसाइलें सक्रिय हो जातीं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता था। अंत में कैनेडी ने एक ऐसा कदम उठाया जो बुद्धिमानी और पागलपन के बीच की पतली रेखा पर खड़ा था, नौसेना ब्लॉकेड। उन्होंने क्यूबा के आसपास अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की एक विशाल घेराबंदी की, जो किसी भी सोवियत जहाज़ को मिसाइलें लेकर क्यूबा में प्रवेश नहीं करने देती। अमेरिका इसे क्यूरेंटीन कहता था, क्योंकि ब्लॉकदे शब्द युद्ध की घोषणा माना जाता है, लेकिन असल में ये एक चेतावनी थी। यहां से आगे आए तो युद्ध शुरू। दूसरी ओर सोवियत जहाज महासागर में बढ़ रहे थे।
राडार स्क्रीन पर छोटी सी चमक दिखाती थी कि जहाज पास आ रहे हैं। कमरा खामोश रहता। क्या वे रुकेंगे? क्या ये टकराव युद्ध में बदल जाएगा? उधर क्यूबा में मिसाइलें तैयार होने लगीं। सैनिक पसीने से तरबतर थे। उन्हें आदेश मिला था, अगर अमेरिका हमला करे तो जवाब दो। बस यही आदेश दुनिया खत्म करने के लिए काफी था। फिर आया वो क्षण जिसे इतिहास ने बाद में नाम दिया, 24 घंटे जब दुनिया नष्ट होने वाली थी। एक सोवियत पनडुब्बी जिसे सतह पर लाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने विस्फोटक संकेत वार्निंग चार्जेस फेंके, उस पनडुब्बी के कप्तान ने ये समझ लिया कि युद्ध शुरू हो चुका है। उसके पास परमाणु टॉर्पीडो था। अगर वो उसे दाग देता तो पूरी नौसेना डूब जाती और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर जाती। लेकिन उसी पनडुब्बी में एक व्यक्ति था, वसीली अर्किपोव। उसने कप्तान का हाथ रोक दिया। वो बोला, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, हम ये हथियार नहीं चलाएंगे। उस एक आदमी ने पूरी धरती को बचा लिया। उधर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संदेशों की बारिश हो रही थी। ख्रुश्चेव लिखते, आप हमला करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। केनेडी लिखते, अगर मिसाइलें नहीं हटाईं तो हम युद्ध में उतरने को मजबूर होंगे। घंटे बीतते गए। मौन, तनाव, डर और शक, ये 4 शब्द दुनिया पर छाए हुए थे। और फिर एक पत्र आया, सोवियत नेतृत्व का संदेश। अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाएगा तो हम क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे। केनेडी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, बहुत जल्दी झुकना कमजोरी माना जाएगा। लेकिन समय खत्म हो रहा था। आखिरकार एक गुप्त समझौता हुआ। सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटाएगा, अमेरिका तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाएगा। लेकिन अमेरिका ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं मानेगा। और इस तरह 12 दिनों की तनाव भरी खामोशी के बाद अस्थिर उंगलियां बटन से दूर हट गईं। जहाज पीछे मुड़ गए, मिसाइलें उखाड़ दी गईं और दुनिया ने राहत की सांस ली। लोग काम पर जाने लगे, बच्चे स्कूलों में लौट आए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी मौत के साए से बचकर आए हैं। क्यूबा मिसाइल संकट ने साबित किया, परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ राख बचती है। ये वो अध्याय था जब पूरी मानवता मिनटों में खत्म हो सकती थी। लेकिन इंसानी समझदारी ने, कूटनीति ने और 1-2 बहादुर दिमागों ने दुनिया को बचा लिया। साल 1954, फ्रांस की औपनिवेशिक हुकूमत बिखर रही थी। एशिया के घने जंगलों में एक नाम गूंज रहा था, वियतनाम। धुआं, बारिश, मिट्टी और खून से भीगी धरती। और उसी धरती पर शुरू होने वाला था कोल्ड वॉर का सबसे लंबा, सबसे कट्टर और सबसे खून से भरपूर संघर्ष। दीएन बिएफू के युद्ध में फ्रांस हार गया और दुनिया के नक्शे पर एक नई खाई बन गई। वियतनाम 2 टुकड़ों में बंट गया। उत्तर में था हो ची मिन्ह का कम्युनिस्ट शासन, दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। और दुनिया भर में एक ही डर घूम रहा था, अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो एशिया पूरी तरह लाल हो जाएगा। यही था अमेरिका का डर, जिसे डोमिनो थियरी कहा गया। एक डोमिनो गिरेगा और उसके साथ पूरा एशिया। यही डर आने वाले 20 वर्षों तक लाखों लोगों की मौत की वजह बनने वाला था। उत्तर वियतनाम को यूएसएसआर और चीन का पूरा समर्थन मिल चुका था। हथियार, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण, विचारधारा का आक्रामक आत्मविश्वास। उत्तर कह रहा था, आज़ादी बंदूक से मिलती है। दक्षिण वियतनाम कह रहा था, लोकतंत्र तभी बचेगा जब अमेरिका साथ हो। और अमेरिका? उसके लिए ये युद्ध सिर्फ वियतनाम का नहीं था, ये था अपनी प्रतिष्ठा बचाने का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें हारने का मतलब था दुनिया के सामने अपनी ताकत का गिरना। साल 1950 के दशक के अंत तक अमेरिका कुछ हजार सलाहकार भेज चुका था, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। उत्तर वियतनाम के गेरिल्ला फाइटर्स, जिन्हें वियत कॉन्ग कहा जाता था, जंगलों में अदृश्य भूतों की तरह घूमते थे। वे जमीन में सुरंगें बना लेते, अचानक हमला करते और पल भर में गायब हो जाते। उनका ना कोई बड़ा शिविर था, ना स्थायी बंकर, सिर्फ जंगल, रात और चुप्पी। साल 1965, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से युद्ध में कदम रख दिया। पहला सैनिक वियतनाम की धरती पर उतरा और हवा में एक गहरी चुप्पी गूंज गई, जैसे समुद्र एक विशाल तूफान से पहले शांत हो जाता है। आने वाले वर्षों में वियतनाम बदल गया। वो एक युद्धभूमि नहीं, बल्कि युद्ध का भूखा दानव बन गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की आवाज लगातार आकाश फाड़ती रहती।
बमों की गूंज धरती को हिला देती। नेपाम और एजेंट ऑरेंज जैसे रसायन जंगलों को जलाकर राख कर देते। पूरा वियतनाम नारंगी रंग के जहर से ढक गया। पेड़, खेत, जानवर सब खत्म। हजारों निर्दोष लोग बीमारियों से मरने लगे, बच्चे विकृत पैदा होने लगे। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये पूरे पर्यावरण की हत्या थी। और दूसरी तरफ वियतकॉन्ग, न बेयर फुटेड न हाईटेक हथियार, लेकिन उनका इरादा सबसे मजबूत था। वे हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़ी, हर सुरंग को अपना साथी बना चुके थे। गांवों में वे किसान बन जाते, रात में योद्धा। अमेरिकी सैनिकों को पता ही नहीं चलता कि दुश्मन कहाँ छिपा है। कभी मिट्टी हटाने पर जहरीले बांस के जाल निकल आते, कभी पांव रखते ही बम फट जाता, कभी जंगल से अचानक गोली चलती, और फिर सन्नाटा। युद्ध का हर दिन अमेरिका को समझा रहा था, तकनीक युद्ध जीत सकती है, लेकिन इरादा हर हाल में भारी पड़ता है। साल 1968, टेट ऑफेंसिव, वियतनाम युद्ध का सबसे झकझोर देने वाला अध्याय। नया साल, नया चांद, सब जश्न मना रहे थे। अचानक हजारों वियतकॉन्ग लड़ाके पूरे दक्षिण वियतनाम में एक साथ हमला कर देते हैं। सैकड़ों शहरों और ठिकानों पर कब्जा। अमेरिका को लगा था कि दुश्मन कमजोर है, लेकिन ये हमला उस भ्रम की मौत था। दुनिया देख रही थी, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, या ये युद्ध जीतने लायक है ही नहीं। अमेरिका के भीतर विरोध भड़कने लगा। सैनिक घर लौटते तो मानसिक रूप से टूटे हुए, कुछ चल नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ सो नहीं पाते, कुछ जी नहीं पाते। युद्ध बाहर भी था और उनके भीतर भी। इधर यूएसएसआर और चीन उत्तर वियतनाम को लगातार हथियार भेज रहे थे। रूसी रॉकेट, चीनी ट्रेनिंग, गोला बारूद, सब कुछ। ये तो दो महाशक्तियों का खेल था। वियतनाम तो सिर्फ शतरंज की बिसात था। साल 1972, अमेरिका ने एक नई रणनीति अपनाई, ऑपरेशन लाइनबैकर। सैकड़ों बम वर्षक विमानों ने पूरे उत्तर वियतनाम को आग में डुबो दिया। हनोई और हाइफोंग पर इतनी बमबारी हुई कि रात दिन में बदल गई, लेकिन फिर भी उधर के लोग झुके नहीं। आखिरकार दोनों देशों को बैठकर बात करनी पड़ी। साल 1973, पेरिस पीस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी सैनिक लौटने लगे, लेकिन दक्षिण वियतनाम अकेला रह गया। जैसे ही अमेरिका बाहर निकला, उत्तर वियतनाम बिजली की तरह टूट पड़ा। 2 साल के भीतर दक्षिण की रक्षा रेखाएं गिरने लगीं। और साल 1975, सैगोन शहर में टैंक घुस गए। अमेरिकी दूतावास की छत पर हेलीकॉप्टर खड़े थे। लोग लटकते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ ही घंटों में वियतनाम कम्युनिस्ट शासन के हाथों में था। अमेरिका हार चुका था। कोल्ड वॉर की सबसे लंबी प्रॉक्सी वॉर खत्म हो चुकी थी। ये युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं था, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, इरादों की लड़ाई थी। और ये सबक था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी जंगलों, बारिश और जिद की ताकत के सामने झुक सकती है। वियतनाम के युद्ध ने कोल्ड वॉर का चेहरा बदल दिया। अमेरिका अब वैसा आत्मविश्वासी नहीं था। यूएसएसआर को अपनी ताकत का भरोसा बढ़ गया। दुनिया समझ चुकी थी, प्रॉक्सी वॉर ही नई युद्ध नीति है। और कोल्ड वॉर की आग दुनिया के नए देशों तक फैल चुकी थी। 1960, एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा हिलाकर रख दिया। यूरोपीय साम्राज्य टूट रहे थे और अफ्रीका, एशिया के छोटे देश आजाद तो हो रहे थे, लेकिन इस आजादी की हवा में भी कोल्ड वॉर का जहर घुल चुका था। हर नया देश एक नया मोहरा था, एक नया मंच, एक नई जंग, जहां असल में लड़ने वाले तो स्थानीय लोग थे, लेकिन फैसले लेते थे वॉशिंगटन और मॉस्को के कमरे। अफ्रीका की धरती पर सबसे पहले आग भड़की कांगो में। साल 1960, कांगो ने बेल्जियम से आज़ादी पाली, लेकिन आज़ादी का जश्न ज्यादा देर नहीं चल पाया। देश सड़कों पर बैठा रोने लगा। जातीय संघर्ष, निजी सेनाएं, विदेशी कंपनियां और ऊपर से कोल्ड वॉर की राजनीति, सब ने मिलकर कांगो को एक विशाल बारूद का ढेर बना दिया। इस अराजकता के बीच एक चमकते हुए नेता का उदय हुआ, पैट्रिस लुमुम्बा, एक युवा प्रधानमंत्री जो कांगो की असली आज़ादी चाहता था। ना कम्युनिस्ट बनना चाहता था, ना पूंजीवादी मोहरा। वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसका देश अपने पैर पर खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसी आज़ादी यूएसएसआर और यूएसए दोनों को खतरा लगती थी। लुमुम्बा मदद मांगने मास्को पहुंचा। अमेरिका चौंक उठा। उधर से यूएसएसआर ने हथियार भेजने शुरू किए। अमेरिका डर गया कि कहीं कांगो भी लाल रंग में न रंग जाए। और फिर शुरू हुआ एक गुप्त खेल।
CIA की चालें, स्थानीय सेना की बगावत, हत्या की साजिशें, आखिर लुमुम्बा को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। कॉन्गो रोया, अफ्रीका रोया, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां इसे सिर्फ एक मोहरा हट जाना मानकर आगे बढ़ गईं। अफ्रीका आगे भी महाशक्तियों का शतरंज बना रहा। अंगोला, एक ऐसा देश जहां 3 अलग-अलग गुट लड़ रहे थे। कोई भी किसी को नहीं छोड़ना चाहता था और हर गुट के पीछे कोई न कोई विदेशी ताकत खड़ी थी। MPLA, सोवियत संघ का समर्थन, UNITA, अमेरिका की मदद, FNLA, ज़ेरे और CIA की छत्रछाया। अंगोला की जमीन खून से भरती गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब क्यूबा ने हस्तक्षेप किया। हाँ, छोटा सा क्यूबा, लेकिन दिल महासागर जितना बड़ा। फिदेल कास्ट्रो ने हजारों सैनिक भेज दिए सीधे अफ्रीका के युद्ध में। USSR हथियार और सलाह दे रहा था, क्यूबा अपने सैनिकों का बलिदान दे रहा था, और अमेरिका, वो भी दूसरे गुटों को हथियार और पैसे दे रहा था। अंगोला एक ऐसा कुहासा बन गया जिसमें असली दुश्मन कौन है कोई जान ही नहीं पाया। सैनिकों को ये भी पता नहीं होता था कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सोवियत समर्थक, अमेरिकी समर्थक, स्थानीय गुट या सिर्फ भूख और मजबूरी। अफ्रीका में पड़ी इस आग का धुआं एशिया तक पहुंचा। मध्य पूर्व दुनिया की सबसे संवेदनशील जमीन, और यहां भी महाशक्तियों की नजरें गड़ी थीं अरब इजराइल युद्ध में। साल 1968, 6 दिन का वो युद्ध जिसने दुनिया का संतुलन बदल दिया। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था, अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के पीछे USSR। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था परमाणु युग के 2 दिग्गजों के बीच प्रतिष्ठा की। इजराइल ने तेजी से हमला किया, अरब देशों की वायुसेनाएं मिनटों में खत्म हो गईं। 6 दिनों में नक्शा बदल गया। अमेरिका मुस्कुराया, USSR नाराज हुआ, अरब देशों में गुस्सा भड़का, और दुनिया ने समझ लिया मध्य पूर्व भी कोल्ड वॉर की जंग का मैदान बन चुका है। यही कहानी बार बार दोहराई गई। 1973 यौम किप्पुर युद्ध, अरब देशों ने इजराइल पर अचानक हमला किया। इस बार USSR पूरी तैयारी से उनकी मदद कर रहा था। इजराइल लगभग टूटने लगा था, लेकिन फिर अमेरिका ने विशाल हथियार एयरलिफ्ट शुरू की और इजराइल बच गया। दुनिया खामोश होकर देख रही थी कि ये सिर्फ 2 पड़ोसियों का संघर्ष नहीं, ये 2 महाशक्तियों की उंगलियों पर नाचता युद्ध था। अफ्रीका में कॉन्गो और अंगोला जल रहे थे, एशिया में वियतनाम अभी अभी खत्म हुआ था। लेकिन इन सबके बीच एक और आंदोलन जन्म ले रहा था, थर्ड वर्ल्ड का जन्म। थर्ड वर्ल्ड, ये शब्द सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका मतलब था दुनिया का एक नया ध्रुव। न अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति चाहिए, न USSR की कम्युनिस्ट विचारधारा। भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, ये देश कहना चाहते थे हम किसी के मोहरे नहीं बनेंगे, और जन्म हुआ नॉन एलाइड मूवमेंट का। पर समस्या ये थी कि इन देशों के पास आज़ादी का इरादा तो था, लेकिन शक्ति नहीं। अर्थव्यवस्था कमजोर, सेना असंगठित, प्रशासन नया, और महाशक्तियां इतनी ताकतवर कि किसी भी दिशा में धक्का दे दें तो पूरा देश गिर जाए। इसलिए कोल्ड वॉर ने इन थर्ड वर्ल्ड देशों को एक चौराहा दे दिया। तुम्हें हमारी मदद चाहिए, लेकिन इस मदद की कीमत बहुत महंगी है। अफ्रीका एशिया के हर युद्ध में हथियार बाहर के थे, जंग बाहर की थी, निर्णय बाहर के थे, लेकिन मरते हमेशा स्थानीय लोग थे। कोल्ड वॉर ने दुनिया को 2 ब्लॉकों में बांटा था, लेकिन अफ्रीका एशिया ने इसे हजारों छोटे टुकड़ों में बांट दिया। हर जगह नया युद्ध, नई लड़ाई, नई चाल, नए मोहरे, और महाशक्तियां सिर्फ दूरी से देखती रहीं, कभी पैसे भेजकर, कभी हथियार, कभी सलाह, कभी जासूस। लेकिन असली जंग वो सब छोटे देशों ने लड़नी थी। इस अध्याय की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, कोल्ड वॉर ने तीसरी दुनिया को आग में ढकेल दिया, अनगिनत छोटे देशों को मोहरा बना दिया, और आज भी उनके घाव भरे नहीं हैं। ये वो दौर था जहां दुनिया समझ चुकी थी, कोल्ड वॉर सिर्फ अमेरिका बनाम USSR नहीं, ये हर छोटे देश के भविष्य का फैसला था। साल 1970, दुनिया के नक्शे पर युद्धों की लंबी लकीरें खिंच चुकी थी। वियतनाम धधक रहा था, मध्य पूर्व में बारूद की गंध थी, अफ्रीका कई हिस्सों में टूट रहा था, और इन सब के बीच महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अपने ही बोझ तले दबने लगी थी। टैंकों, मिसाइलों और स्पेस रेस की चमक के पीछे दोनों देशों की हकीकत एक जैसी थी, थकान।
आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। अमेरिका वियतनाम में फंसा हुआ था। साल 1969 में चांद पर पहुंचने की जीत के बावजूद उसकी जनता पूछ रही थी, हम अब कहाँ जा रहे हैं, युद्ध में या मंदी में? उधर यूएसएसआर भी अपनी ही अर्थव्यवस्था से लड़ रहा था। भारी इंडस्ट्री पर जोर, खेतों में उत्पादन कम, तकनीकी पिछड़ापन और साथ में दुनिया भर में अपने सहयोगी देशों को हथियार और पैसे भेजने का दबाव, ये सब सोवियत शासन की सांसें धीमी कर रहा था। यही वो क्षण था जब दोनों देशों ने महसूस किया, अगर जंग नहीं रुकी तो दोनों का दम घुट जाएगा। और शुरू हुआ इतिहास का एक अनोखा दौर, देटाते। एक ऐसी नीति जिसमें ना दोस्ती थी ना ही दुश्मनी छोड़ना, बस इतना कि चलो थोड़ी देर के लिए बंदूक नीचे रख दें। इस दौर के सबसे प्रतीकात्मक कदमों में से एक था हॉटलाइन, वो टेलीफोन लाइन जो व्हाइट हाउस को सीधे क्रेमलिन से जोड़ती थी। साल 1963 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद ये बनाई गई थी, लेकिन 1970 के दशक में इसका असली महत्व समझा गया। दो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम नेता अब एक फोन कॉल की दूरी पर थे। एक कॉल और शायद युद्ध रुक सकता था। इस हॉटलाइन की बीप में दुनिया ने पहली बार राहत की सांस ली। कम से कम अब गलतफहमी से दुनिया नहीं जलेगी। लेकिन असली मोड़ आया सॉल्ट अग्रीमेंट से, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। अमेरिका और यूएसएसआर बैठे, एक मेज, दो कुर्सियां और ऊपर हवा में लटकती परमाणु हथियारों की छाया। दोनों ने कहा, अब बहुत हो गया, आओ इन हथियारों को कम करने की बात करें। साल 1972 सॉल्ट अन पर हस्ताक्षर हुए। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये कोल्ड वॉर के बीच में रखी गई एक छोटी सी मोमबत्ती थी, जिसने कहा, हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं कि दुनिया सुरक्षित रहे। मिसाइलों की संख्या सीमित की गई, एबीएम सिस्टम को रोका गया ताकि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट करने वाली ढाल न बना सकें। ये समझौता उस भारी भरकम आकर्षण का पहला प्रतिबंध था जो दुनिया को अनगिनत बार मौत की दहलीज पर ले जा चुका था। उधर नॉर्मलाइजेशन की हवा एशिया तक पहुंची। अमेरिका ने चीन की ओर हाथ बढ़ाया। रिचर्ड निक्सन की बीजिंग यात्रा, एक ऐसा दृश्य जिसने दुनिया को झकझोर दिया। टेलीविजन पर यह दृश्य चमक रहा था। अमेरिका उसी चीन से हाथ मिला रहा था जो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। यूएसएसआर शांत नहीं था। वो समझ गया कि दुनिया 3 भागों में बंट रही है, अमेरिका, सोवियत संघ और अब चीन। इस तिकड़ी के बीच शांति और तनाव दोनों नए रूप ले रहे थे। देटांते सिर्फ हथियारों की कमी नहीं था, ये संस्कृति और समाज का विनिमय भी था। सोवियत कलाकार अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिकी छात्र यूएसएसएस में पढ़ने जा रहे थे, वैज्ञानिक साथ मिलकर शोध कर रहे थे। न्यूयॉर्क और मॉस्को के बीच एक नई हवा बहने लगी थी, एक नरम, शांत, हल्की हवा, जैसे किसी ने युद्ध की गर्मी पर ठंडी बूंदें डाल दी हों। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक अजीब सच्चाई छिपी थी। शांति की कोशिशें चल रही थीं, पर दोनों देश अपनी सेनाएं कम नहीं कर रहे थे। वे बातचीत की मेज पर मुस्कुराते और वापस अपनी प्रयोगशालाओं में लौटकर नई तकनीक की मिसाइलें बनाते। जैसे दोनों के दिल में एक साथ 2 भाव थे, डर और अहंकार। देटांते के इस दौर में तेल संकट आया, साल 1973। अरब इजराइल युद्ध के बाद ओपेक देशों ने तेल की आपूर्ति कम कर दी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। अमेरिका भी संकट में पड़ा, यूएसएसआर भी। महाशक्तियां समझ गईं, अब युद्ध का बोझ हम नहीं उठा सकते। इसलिए 1970 के दशक में कूटनीति की मुस्कान थी, हथियारों की ठंडक थी, मिलने जुलने का माहौल था, और पूरे ग्रह ने एक पल के लिए सांस भरकर कहा, शायद दुनिया बेहतर हो रही है। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस शांत पानी के नीचे बहुत बड़ा तूफान पल रहा था। यूएसएसआर अपनी ही आर्थिक धीमी चाल में फंसा था। चीन धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था। अमेरिका को लग रहा था कि देटांते सिर्फ सोवियत संघ को फायदा दे रहा है। यूरोप में नए मिसाइल प्रोग्राम तैयार हो रहे थे। सीआईए और केजीबी कहीं भी, किसी भी कोने में अपने जासूसों की संख्या बढ़ाए जा रहे थे। और तीसरी दुनिया के देशों में नई नई लड़ाइयां फूट रही थीं, जिनका ईंधन फिर वही दोनों देश दे रहे थे। दुनिया की सतह शांत थी, लेकिन गहराई में भूकंप आ रहा था। देटांते की ये शांति वास्तव में अस्थायी थी, एक पतली परत जो नीचे छिपे संघर्ष को रोक नहीं पाई। जैसे कोई नदी 1 मिनट शांत दिखती है
और अगले ही क्षण उसमें से बाढ़ का सैलाब फूट पड़ता है। और वो सैलाब फूटा साल 1969 में अफगानिस्तान में। देटांते का सपना टूट गया, शांति की कोशिशें धूध में खो गईं और दुनिया एक बार फिर जबरदस्त टकराव की ओर बढ़ने लगी। देटांते इतिहास की वो शाम थी जहां सूरज ढल तो गया, लेकिन उसके बाद जो रात आई वो पहले से कहीं ज्यादा काली थी। 1979 दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा साल जिसने सुपर पावर यूएसएसआर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत आसान लगी, लेकिन अंत इतना दर्दनाक हुआ कि पूरी सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गई। ये कहानी है अफगानिस्तान युद्ध की, कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा मोड़। 1970 के दशक के आखिर में अफगानिस्तान पूरी तरह अस्थिर था। एक तरफ कट्टरपंथी समूह, दूसरी तरफ आधुनिकता लाने वाली कम्युनिस्ट सरकार। 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपीए ने तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। उन्होंने देश में बड़े सुधार शुरू कर दिए। लड़कियों की शिक्षा, जमीनी सुधार, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण, ये सब बदलाव बहुत तेज थे और अफगान समाज पारंपरिक था। नतीजा, पूरे देश में विद्रोह भड़क उठा। सोवियत यूनियन यूएसएसआर अफगानिस्तान की इस नई कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन करता था, लेकिन बगावत रोकने में सरकार कमजोर पड़ रही थी। अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब इस विद्रोह को बढ़ावा दे रहे थे। धीरे धीरे अफगानिस्तान कोल्ड वॉर का अगला युद्ध क्षेत्र बन गया। दिसंबर 1979 सोवियत नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला किया, अफगानिस्तान को बचाने के लिए सेना भेजो। सोवियत जनरल और नेता सोच रहे थे, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, कुछ महीनों में हालात कंट्रोल कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि अफगानिस्तान कोई आम मैदान नहीं है, ये पहाड़ों और घाटियों का देश था, जहां हर गुफा में, हर घाटी में, हर गांव में लड़ाके तैयार थे। यूएसएसआर ने शुरुआत में लगभग 80,000 सैनिक भेजे। लक्ष्य था विद्रोहियों को कुचलना, राजधानी काबुल की सुरक्षा, अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ, ये युद्ध महीनों नहीं सालों चलेगा और बहुत भारी पड़ेगा। यूएसएसआर के अफगानिस्तान में प्रवेश को अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी जीत का मौका माना। सीआईए ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन चक्रवात। कोल्ड वॉर के इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त हथियार कार्यक्रम मुजाहिदीन को दिया गया। पैसे, ट्रेनिंग हथियार, रॉकेट और बाद में स्टिंगर मिसाइल। पाकिस्तान ने प्रशिक्षण शिविर दिए, सऊदी अरब ने फंडिंग बढ़ाई, चीन ने भी हथियार भेजे। एक तरह से पूरा संसार यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में एकजुट हो गया। अमेरिका का लक्ष्य साफ था, यूएसएसआर को उसी तरह फंसाओ जैसे वो हमें वियतनाम में फंसा चुका है। सोवियत सेना हाईटेक हथियारों से लैस थी, दूसरी तरफ मुजाहिदीन, जिन्हें पहाड़ों का हर कोना पता था। ये एक गुरिल्ला युद्ध था, अचानक हमला, फिर गायब हो जाना, घाटियों में घात लगाना, बम बनाना, सप्लाई लाइनों को काटना। यूएसएसआर ने गांव दर गांव सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन अफगान समाज को वे जीत नहीं सके। स्टिंगर मिसाइल का आतंक आने वाला था। 1986 में यूएसए ने एक ऐसा हथियार दिया जिसने युद्ध पूरी तरह बदल दिया, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। इससे मुजाहिदीन सोवियत हेलीकॉप्टर और जेट आसानी से गिराने लगे। सोवियत सैनिकों के मनोबल पर इसका भारी असर पड़ा। इस युद्ध की कीमत बहुत महंगी निकलने लगी। हर दिन लाखों डॉलर खर्च, हथियारों की भारी आपूर्ति, सैनिकों की मौत, वाहनों और हेलीकॉप्टरों का नुकसान। यूएसएसआर पहले ही आर्थिक संकट में था, उद्योग धीमे थे, ब्रेड जैसी बेसिक चीजों की कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी। अब ये युद्ध सोवियत अर्थव्यवस्था को चूस रहा था। मॉस्को में लोग सवाल पूछने लगे, हम अपने घरों में भूखे बैठें और सरकार अरबों डॉलर अफगानिस्तान में झोंक दे। यूएसएसआर की जनता युद्ध के खिलाफ हो गई थी। हर हफ्ते जिंक कॉफिन, जिंक के ताबूत घरों में लौटते थे और हर परिवार भय में जी रहा था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के नेता बने। उन्होंने साफ कहा, अफगानिस्तान हमारी खून बहाती चोट है। उन्हें एहसास था कि ये युद्ध जीतना असंभव है। वो देश को सुधार में आए थे, लेकिन लगातार चल रहे युद्ध ने सब कुछ खराब कर रखा था। यूएसएसआर मुश्किल में था, अर्थव्यवस्था गिर रही थी, जनता नाराज थी, फौज थकी हुई थी। गोर्बाचोव ने फैसला किया, अब वापसी का समय है। 1988 से 88 में सोवियत सेना धीरे धीरे अफगानिस्तान छोड़ने लगी।
फरवरी 1989 में आखिरी सोवियत सैनिक भी सीमा पार कर गया। 10 साल तक लड़ने के बाद यूएसएसआर को कुछ नहीं मिला, सिर्फ मौत, कर्ज और शर्मिंदगी। जिस युद्ध को सोवियत नेता 6 से 7 महीनों का आसान ऑपरेशन बता रहे थे, वो बना यूएसएसआर का अपना वियतनाम। अफगानिस्तान युद्ध के बाद यूएसएसआर में ये असर दिखा। 1. जनता का भरोसा टूट गया। लोगों ने सोचा हमारा नेतृत्व झूठ बोलता है, हमें मौत और गरीबी दे रहा है। 2. अर्थव्यवस्था तबाह। युद्ध के खर्च ने देश के उद्योग धंधे कमजोर कर दिए। 3. सैनिकों का मनोबल गिर गया। फौज दुनिया की नंबर 1 कहलाती थी, लेकिन पहाड़ों में गुरिल्लों से हार गई। 4. साम्राज्य में बगावत शुरू हुई। पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश आज़ादी मांगने लगे। लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया सब अलग होना चाहते थे। 5. राजनीतिक नियंत्रण ढीला हो गया। गोर्बाचोव ने खुलेपन और सुधारों, ग्लासनोस्ट, पेरिस्ट्रॉइका का रास्ता अपनाया, लेकिन इससे यूएसएसआर और तेजी से टूटने लगा। सोवियत संघ के भीतर बसे 15 गणराज्यों में स्वतंत्रता की आवाजें ऊंची होने लगीं। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्तोनिया सबसे आगे थे। उन्होंने खुलकर कहा कि वे यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। इसके बाद यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, बेलारूस एक एक करके सब अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। ऐसा लग रहा था कि सोवियत संघ एक विशाल पहाड़ था जिसकी चट्टानें अब धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर रही थी। 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह बिखर गया और इसकी सबसे गहरी चोट 1979 का अफगानिस्तान युद्ध। अफगानिस्तान युद्ध कोल्ड वॉर का मोड़ था। यहीं से यूएसएसआर का पतन शुरू हुआ। आज के समय की दुनिया, रूस और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव, एनएटीओ का विस्तार, यूक्रेन की स्थिति, न्यूक्लियर ट्रीटीज की चिंता, ये सब कोल्ड वॉर की ही विरासत है। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन उसके असर आज भी हर अंतर्राष्ट्रीय घटना में दिखाई देते हैं। तकनीक, राजनीति, सैन्य गठबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, साइबर युद्ध, हर क्षेत्र में कोल्ड वॉर की छाप मौजूद है। अभी आप सुन रहे थे कोल्ड वॉर के हर मोड़। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और ऐतिहासिक विषयों को भी रोमांचक ऑडियो स्टोरी में बदलें, तो नीचे कमेंट में अपने पसंदीदा टॉपिक जरूर लिखें। धन्यवाद। सुनते रहिए सरल इतिहास, जहां हर कहानी इतिहास को जिंदा कर देती है।